जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई, घरेलू मक्खी, खटमल या फिर डी लाउस। साथियों, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई के काटने से क्या होता है? कालाजार रोग बीमारी। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, बीसीजी का अर्थ क्या है? चलिए बताइए, BCG इसका फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। याद रखिएगा, ये BCG का फुल फॉर्म में पूछा जाता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, DNA का डबल मॉडल किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। तो यहाँ पर देखिए, DNA का डबल मॉडल जो दिया था, ये वाटसन और क्रिक ने मिलकर दिया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, वाटसन और क्रिक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्वेश्चन है, आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आत्महत्या की थैली जो है किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लाइसोसोम। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोशिका का पावर हाउस कौन है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताइए कोशिका का पावर हाउस कौन है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। अगर आपसे पूछे कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मृत कोशिका की खोज और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 मई को। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, 1 मई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चलिए बताइए फटाफट से। और जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों का आंसर आपको बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो बता देते हैं। देखिए, जीवित कोशिका की खोज पूछे तो किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ल्यूवेन हॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी और मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोशिका की खोज या फिर मृत कोशिका की खोज,
तो आपको आंसर लगाना है रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज पूछे तो ल्यूवेन हॉक। तो देखिए हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यानी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और खेल दिवस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार मध्य निषेध सिपाही में ये क्वेश्चन आया था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डायट किस देश की संसद का नाम है? विभिन्न देशों के संसद के नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डायट पूछा जा रहा है किस देश की संसद का नाम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जापान। याद रखिएगा जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट। और विभिन्न देशों के संसद के नाम ये आपको नोट्स मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन्होंने कोर्स ले रखा है वहाँ पर आप लोग जाइए इंपॉर्टेंट नोट्स में, वहाँ पर ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा विभिन्न देशों के संसद का नाम। ठीक है, जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1773 में पारित किए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए फटाफट से। 1773 में एक एक्ट पारित किया गया था तो उसको जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो याद रखिएगा एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे। तो अगर आपसे पूछे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत में। और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एलिजा इम्फे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1773 में। ठीक है, किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। यहाँ पर देखिए एक डेट है 1757। तो 23 जून आपको याद होगा, 23 जून 1757 क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। चलिए फटाफट से बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 के लिए हो जाएगा बी ऑप्शन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन इसकी स्थापना होती है 1774 में। तो ऑप्शन में देखिए 1773 है तो आपको यही लगाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 1773 नहीं है तो आपको आंसर करना है 1774 में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 12 देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसी के समय में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। और सती प्रथा के अंत में किसने सहयोग किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? चलिए बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं सभी के पास जो नीली वाली लुसेंट का बुक आता है थ्योरी का, ठीक है, नीली वाली जो लुसेंट का थ्योरी का बुक आता है वो सभी के पास होना अनिवार्य है। इसको आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है और यहाँ पर आपको क्लास लेना है। प्लस अगर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए, इम्पोर्टेंट ट्रिक चाहिए और 2010 से लेकर अब तक सीएसबीसी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं सभी का अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए वन लाइनर फॉर्म में तो ये भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर देखिए, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में मसौदा समिति भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मसौदा समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। इस समिति का अन्य नाम क्या है? प्रारूप समिति। तो कभी कभी एग्जाम में प्रारूप समिति मिलेगा, कभी मसौदा मिलेगा, तो कभी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, एक ही नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो देखिए, संविधान सभा की बात करें तो इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है और इस बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कैसा? अस्थायी। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों चुना गया था? क्योंकि उस सभा में सबसे सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था पहली बैठक में। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में क्या हुआ था? तो अस्थायी अध्यक्ष पुनः चुना गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। पहली बैठक में तो अस्थायी चुना गया था, लेकिन दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है 11 दिसंबर को, यानी कि दूसरी बैठक में, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने किसे प्रस्तुत किया था? तो उद्देशिका को, जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, इसके प्रारूप को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा BN राव। डी वाला ऑप्शन BN राव। आगे देखिए 18 नंबर, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो 1946 में। ठीक है, और इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे और उस अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। तो अध्यक्ष का नाम क्या था? तो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस।
कौन था? तो कैबिनेट मिशन जो प्लान था इसका अध्यक्ष था कौन? पैथिक लॉरेंस। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 2 सदस्य और कौन कौन थे? तो एवी अलेक्जेंडर और कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीनों का नाम ध्यान रखना है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसमें से पैथिक लॉरेंस इस मिशन के, इस प्लान के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इस प्लान के अधीन जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसमें कितना सदस्य था? तो 389 सदस्य। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और फिर से जब संविधान सभा बनता है पाकिस्तान अलग होने के बाद तो 299 सदस्य इसमें बच जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, तो उस समय 389 था, लेकिन बाद में फिर 299 हुआ था। 19 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अब यहाँ पर देखिए प्रारूप समिति नहीं है, ये क्या है? भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप है ये किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक या फिर अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर है बेनेगल नरसिंह राव, जिसे शॉर्ट में BN राव भी लिखा जाता है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है 15। ठीक है, कितनी थी? 15। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन यानी कि प्रथम बैठक जो हुआ था तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अभी हमने आपको बताया था। फिर दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर को होती है इसमें अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। कहाँ का था? संयुक्त प्रांत का। आगे देखिए, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। वर्गीय मताधिकार के आधार पर। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए 27 नंबर देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आंसर है हैदराबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हैदराबाद पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। 28 नंबर देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रखा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना रखा जाता है?
तो बीच में तो 24 तिलियाँ होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें बीच में कितनी तिलियाँ होती है, तो 24 तिलियाँ होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो ये लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2 यानी 3:2 के रेशियो में होता है। कभी कभी उल्टा कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो 2:3, और लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2। आगे देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कहीं कहीं आपको इसका आंसर 11 मिलेगा और कहीं कहीं 12। तो ऑप्शन में देखिए 12 दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, 12 अधिवेशन हुए थे। आगे देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों बताइए? तो देखिए 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था, लागू करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को यानी कि 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के प्रैक्टिस सेट यानी 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।